स्टैटिस्टिकल क्वांटिटीज का थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज के साथ है, वो है एंट्रोपी फंक्शन। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये स्क्रीन दिख रही है अभी आपको, कॉन्टैक्ट बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ओके, तो बढ़े आगे। तो इसमें बेसिकली ये जो ओमेगा है, ओमेगा के बारे में आप लोग सब परिचित हैं। ओमेगा रिफर्स टू द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू ए गिवन मैक्रोस्टेट। तो ये फर्स्ट पार्ट है लेक्चर का, और फिर इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम और भी कनेक्शन स्थापित करते हैं। करने का तरीका वैसे ही है जैसे कि हमने स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर जब निकाला था, याद करिएगा, डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑफ ओमेगा ई इज इक्वल टू बीटा करके एक निकाले थे ना फैक्टर, याद आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, तो उसी तरीके से ही करना है विथ स्मॉल चेंजेस। तो मान लीजिए दो फिजिकल सिस्टम है A1 और A2। देयर आर टू फिजिकल सिस्टम्स A1 एंड A2 जो सेपरेटली इक्विलिब्रियम में है, मतलब अगर उनको छोड़ दिया गया है तो अब उनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, A1 और A2 है। वो दो सेपरेट सिस्टम्स के मैक्रोस्टेट के बारे में बात करें तो A1 जो सिस्टम है उसका मैक्रोस्टेट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तीन क्वांटिटीज N1, V1 और E1, जहां पर N1 जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम A1 है, V1 जो है उसका वॉल्यूम है, और E1 जो है उसकी एनर्जी है। और मान लीजिए कि इस मैक्रोस्टेट जो कि डिफाइंड है इस मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स के द्वारा। देखो, मैक्रोस्टेट हमेशा मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स से डिफाइंड रहेगा, और मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स कौन से होंगे? मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होंगे N1, एनपीवी। V1, हाँ, NV एंड E। E सपोज अगर NVE लिया है तो इसका मतलब है कि हाँ, इसका मतलब है कि ये वॉल जैसी है, ये वॉल कंडक्टिंग वॉल है, दिस इज कंडक्टिंग वॉल। So macrostate of A1 will be represented by the parameters N1, V1 and E1, and suppose उस मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग कितनी पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स है? ओमेगा 1 है। उसी तरीके से जो दूसरा सिस्टम A2 है उसके भी मैक्रोस्टेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं N2, V2 और E2 से, और उसके पॉसिबल जो माइक्रोस्टेट्स हैं उसको ओमेगा 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं विद टू मैक्रोस्टेट्स रिप्रेजेंटेड बाय N1, V1, E1 एंड N2, V2, E2 एंड देयर करस्पॉन्डिंग उसके जो माइक्रोस्टेट्स हैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2। ये ध्यान रखना है कि जो फंक्शन ओमेगा 1 है, जो फंक्शन ओमेगा 1 है उसका मैथमेटिकल फॉर्म सेम नहीं होगा किसके किससे? ओमेगा 2 के साथ, क्योंकि दोनों अलग अलग सिस्टम के माइक्रोस्टेट्स हैं, तो दोनों सिस्टम के नेचर पर डिपेंड कर रहे होंगे। सो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैथमेटिकल फॉर्म जो है फंक्शन ओमेगा 1 का वो ओमेगा 2 से डिफरेंट हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो दोनों दोनों जो सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम जो है, ये दोनों सिस्टम के जितने भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं, दोनों सिस्टम के जितने भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो A1 हो, दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ सर। दोनों सिस्टम के थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी वो कहां से निकलेंगे? क्योंकि अंत में वॉट एवर आप जो भी नई चीज पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, उसका टेस्ट किससे होगा? उसका टेस्ट ये होगा कि हम कोई स्टैटिस्टिकल क्वांटिटीज या स्टैटिस्टिकल फंक्शन से थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज निकालें। तो कहता यह है कि जितनी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम A1 और A2 की, उसको हम कहां से निकाल सकते हैं? दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दी फंक्शंस ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। कैसे डिराइव करेंगे ये आगे दिखेगा, और जब ये स्थापित हो जाएगा, जब ये एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो कांटेक्ट बन जाएगा थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। तो जैसा कि चित्र में दिखाया था और हमने पहले भी पढ़ा था कि ये दोनों फिजिक्स सबसे पहला काम ये करेंगे कि दोनों फिजिकल सिस्टम को कांटेक्ट में लाते हैं। बोथ द फिजिकल सिस्टम्स A1 एंड A2 आर ब्रॉट इन
थर्मल कांटेक्ट, उनको आपस में ऊष्मीय संपर्क में ले आते हैं। और जैसे ही इनको थर्मल कांटेक्ट में ले आएंगे, तो पढ़ लिए अपन, कई बार पढ़ लिए, एंसेंबल में भी पढ़े, यहीं से आपको एंसेंबल भी बहुत क्लियर दिखने लगता है। तो जैसे ही इनको थर्मल कांटेक्ट में लेके आए तो दोनों सिस्टम के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होगी। देयर विल बी एन सर्टेन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू सिस्टम्स, बिटवीन द टू सिस्टम्स। और दोनों सिस्टम के बीच में जो दीवार है वो अभी भी क्या मान लिया, रिजिड है, अर्थात अभी सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है, देयर इज ओनली वन वेरिएबल। विच इज दैट वेरिएबल? वेरिएबल है एनर्जी। वॉल्यूम नहीं है वेरिएबल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं है वेरिएबल। तो जो भी सिस्टम है वो एक दूसरे से अलग किसके द्वारा है? एक दृढ़ दीवार, रिजिड वॉल, और साथ में लिखा हुआ है इम्पेनिट्रेबल, मतलब पारदर्शी नहीं है दीवार, मतलब सॉरी, उसमें दीवार के अंदर कोई पोर्स नहीं है, छिद्र नहीं है। और अगर दीवार के अंदर देयर इज नॉट नो स्मॉल पोर्स, तो अब ऐसी दीवारों का, ऐसे सिस्टम का लगभग वॉल्यूम भी V1 और V2 और साथ में नंबर ऑफ पार्टिकल्स N1 और N2 कैसी क्वांटिटीज रहेंगी? कैसी क्वांटिटीज रहेंगी? कैसी क्वांटिटीज रहेंगी? फिक्स्ड क्या देना चाहेंगे जवाब? सर, फिक्स्ड फिक्स्ड क्वांटिटीज रहेंगी। और क्या चीज चेंज हो रही है? क्या चीज चेंज हो रही है? एनर्जी। एनर्जी ओनली एनर्जी एनर्जी। इज ए वेरिएबल। एनर्जी। एनर्जी जो है वो वेरिएबल होगा। हाँ, इस एजम्पशन के साथ कि एनर्जी E1 और E2 जो है वो वेरिएबल है, तो हम प्रतिबंध की बात अक्सर करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। और प्रतिबंध की बात जब हम करते हैं, या जिसको कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं उसको, तो इस जो भी एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, उस एनर्जी एक्सचेंज के दौरान क्या कांस्टेंट काम करेगा कि टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की, कंबाइंड सिस्टम की या कंपोजिट सिस्टम की, यहां देखिए लिखा हुआ है कंपोजिट सिस्टम की, वो एनर्जी E0 से डिनोट कर रहे हैं। E ऊपर सुपरस्क्रिप्ट है, E0 वो कांस्टेंट है। और कंपोजिट सिस्टम क्या हो गया? इट इज जस्ट द कंबाइंड सिस्टम, A1 प्लस A2 जो है वो कंपोजिट सिस्टम हो गया। और किससे रिप्रेजेंट किया? A0 से रिप्रेजेंट किया, A ब्रैकेट में ऊपर की ओर 0। अब ये कांस्टेंट काम करना, कांस्टेंट को पहचानना जरूरी है, क्योंकि एनी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू सिस्टम्स विल डेफिनेटली फॉलो द गिवन कांस्टेंट, वो प्रतिबंधों के अनुसार ही होगा। अब आगे बढ़ें तो देखिए, किसी टाइम t पर, किसी टाइम t पर जो सब सिस्टम A1 है, कंबाइंड सिस्टम का सब सिस्टम A1 है, वो क्या हो सकता है? वो मैक्रोस्टेट तो उसका डिफाइंड है। मैक्रोस्टेट किससे डिफाइंड है? V1, N1 और E1 से। लेकिन इस मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग ढेर सारी माइक्रोस्टेट्स हो सकती हैं, और वो माइक्रोस्टेट्स क्या होंगी? ओमेगा 1 E1। ओमेगा 1 इज ए फंक्शन ऑफ E1। तो जैसा कि हम लोग ने पॉस्टुलेट और हाइपोथेसिस में सब में पढ़ा है कि जो जितनी भी माइक्रोस्टेट्स होंगी इस सब सिस्टम A1 की, वो इक्वली एक्सेसिबल होगी, मतलब उनके उन सूक्ष्म अवस्थाओं के घटित होने की प्रायिकता सबकी समान होगी। तो क्या लिखा हुआ है? सब सिस्टम A1 इज इक्वली लाइकली टू बी इन एनी ऑफ द पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स। और उसी तरीके से A2 सब सिस्टम, जिसका कि मैक्रोस्टेट रिप्रेजेंटेड है N2, V2 और E2 के द्वारा, उसको वो भी उस इस मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग ढेर सारे अरेंजमेंट्स या ढेर सारे माइक्रोस्टेट्स होंगे, जो कि रिप्रेजेंटेड हैं किस नंबर के द्वारा? ओमेगा 2 E2 के द्वारा। और ये सिस्टम, सब सिस्टम A2 जो है, वो भी इनमें ओमेगा 2 माइक्रोस्टेट्स में से किसी में भी पाया जा सकता है, जो हम लोग बहुत समय से बोलते चले आ रहे हैं। अब बारी आती है कि कंपोजिट सिस्टम, जब हमने बोला कि एक सिस्टम है A1 और दूसरा है A2, और ये अलग अलग सब सिस्टम है, एक एक मैक्रो स्टेट है N1 V1 E1,
N1 V1 E1 and N2 V2 E2, and then imagine a composite system, joint system, और इस जॉइंट सिस्टम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? A0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब हम A0, और ऐसा काम हम अक्सर थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं, इसीलिए वहां से इशारा मिल रहा है हमको कि अगर हम अलग इंडिविजुअल सिस्टम्स की बात करें तो कंपोजिट सिस्टम की भी बात कर सकते हैं, इफ दे आर सेपरेटेड बाय रिजिड वॉल। तो वहां पर भी ये कंपोजिट सिस्टम की भी प्रोबेबिलिटी भी अब बहुत सारी माइक्रोस्टेट्स में पॉसिबल हो सकता है। और वो बहुत सारी माइक्रोस्टेट्स कहां से निकल रही हैं? वो बहुत सारी माइक्रोस्टेट्स निकल रही हैं इस नंबर ओमेगा 0 के द्वारा। और ये ओमेगा 0 किसका फंक्शन होगा? ओमेगा 1 E1, ओमेगा 2 E2, एंड नाउ द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो है वो कंपोजिट सिस्टम के, वो किसका फंक्शन होंगे? E1 और E2 दोनों का होंगे। और इस समय भी वही स्टेटमेंट चलेगा कि कंपोजिट सिस्टम किसी भी माइक्रोस्टेट में इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ पाया जा सकता है। तो पहला इक्वेशन हमारा कांस्टेंट को सर्टिफाई नोट कर रहे हैं, और दूसरा इक्वेशन हमारा बन रहा है ये वाला, माइक्रोस्टेट के जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को निकालते हैं। अगेन आप ये जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने के लिए जो चले आ रहे हैं उनके लिए ये आसान काम होगा कि ये जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है वो किसके बराबर होगा? इट इज दी जस्ट दी प्रोडक्ट ऑफ, सम नहीं लेंगे। तो ओमेगा 0 टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ द कंपोजिट सिस्टम, और ओमेगा 1 अलग अलग सब सिस्टम की माइक्रोस्टेट्स है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, नॉट दी सम। मालूम है कोई आंसर इसका क्यों लिया जाता है? अब चूंकि कांस्टेंट ये कहता है कि E0 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 है, तो आप E2 को भी लिख सकते हैं। E2 को कैसे लिख सकते हैं? और E0 क्या है? फिक्स्ड है। E0 इज कांस्टेंट, इट इज फिक्स्ड कांस्टेंट फॉर कंपाउंड सिस्टम। तो E2 को कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ E1? E2 को कैसे लिख सकते हैं? E0, हाँ, E2 को कैसे लिखोगे इन टर्म्स ऑफ E1? ई नॉट माइनस E2 को कैसे लिखोगे E1 के टर्म्स में? तो E0 माइनस E1 लिख सकते हैं ऐसा? E0 माइनस E1, हाँ, E0 माइनस E1। तो इससे फायदा यह है कि 0 E1 E2 फंक्शन ऑफ E1 E2 can be just written as omega 1 into function of E1 into omega 2 function of E0 minus E1। तो अगर हम इसको ये पूरे चीजों को ध्यान से देखें तो ओमेगा 0 E1 E2 is same as ओमेगा 0 फंक्शन ऑफ E0 एंड फंक्शन ऑफ E1। ये आप थर्ड वाला जो इक्वेशन लिखा है ये आपको कन्विंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये जो थर्ड इक्वेशन लिखा है ये आपको कन्विंस कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखिए यहां पर कैसा लिखा था? ओमेगा 1 लिखा था और ओमेगा 2 लिखा था। ये भी उतना ही वैलिड है जितना कि थर्ड इक्वेशन वैलिड है। चूंकि हमने ओमेगा 2 जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है उसको किसके टर्म्स में लिख दिया? इन टर्म्स ऑफ E0 एंड E1, एंड दिस इज ऑलरेडी ए फंक्शन ऑफ E1। हाँ, तो हम इस कंपोजिट सिस्टम के जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं उसको किसका फंक्शन मान सकते हैं? E1 का मान सकते हैं और E0 का मान सकते हैं। E2 छुप इसलिए गया क्योंकि E2 कैसे परिभाषित है? E2 कैसे परिभाषित है? E0 माइनस E1। तो जब मोमेंट आप, हाँ, तो जैसे ही आपने ये देखा कि E2 को मैं E0 माइनस E1 के रूप में एक्सप्रेस कर सकता हूं, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंस जो है टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स की कंपोजिट सिस्टम की, उसको फंक्शन ऑफ E1 और E2 के समान मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं। इट इज अ फंक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ द सब सिस्टम E1। तो यहां से दिख रहा है अंत में कि ओमेगा 0 जो है, क्योंकि E0 फिक्स्ड है, तो ओमेगा 0 फाइनली किसके साथ उसका परिवर्तन हो रहा है? किसके साथ वो चेंज होगा? टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट
किसके साथ उसका वेरिएशन को ऑब्जर्व करना है। जस्ट ऑब्जर्व। सुनाई दे रही है ना बात? हाँ सर। हाँ सर। आवाज सुनाई दे? हाँ, तो बच्चों ये ध्यान रखो कि अब हमको वेरिएशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ओमेगा 0 विथ, सिर्फ का ये बोल सकता था को आप लिख देते E0 माइनस E1 लिख लेते। तो आइदर ऑफ द केस आप लिख सकते हैं। तो मुख्य बात तो ये है कि हम जब वेरिएबल चुनेंगे तो एक वेरिएबल से काम चल जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये नोट्स, ये जो है ऐसा परीक्षा में लिखना नहीं है, लेकिन हम अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि अंत में तो दोनों जो कंपाउंड सिस्टम है या कंपोजिट सिस्टम है वो अंत में एक इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचेगा। और इक्विलिब्रियम स्टेट में तब पहुंचेगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अनुसार जब ओमेगा 0 क्या हो जाए, ओमेगा 0 क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स मिल जाए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस वेरिएबल एनर्जी की क्या वैल्यू होनी चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल E1। इस E1 सब सिस्टम A1 की एनर्जी E1 की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि कंपोजिट सिस्टम का किस अवस्था में आ जाए, किस स्टेट में आ जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। ये क्वेश्चन का हल ढूंढने पर सारा आंसर निकल जाएगा। हमारा जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य जो है कि संबंध स्थापित करना, वो हो जाएगा। या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि कब तक ये एनर्जी एक्सचेंज चलेगा, कब तक एनर्जी एक्सचेंज चलेगा जिससे कि दोनों सब सिस्टम A1 और A2 म्यूचुअल इक्विलिब्रियम में आ जाएं। तो एनर्जी का एक्सचेंज कब तक चलना है। अब ये आंसर आपको पहले भी मैंने बोला, ये तब तक चलेगा, दिस विल हैपन ओनली एट दैट वैल्यू ऑफ E1, वो उस सब सिस्टम A1 की उस ऊर्जा E1 तक चलेगा जब तक कि वो क्या कर दे, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को मैक्सिमाइज कर दे। मतलब हम E1 को बदलेंगे, ओमेगा 0 को देखेंगे, फिर E1 को चेंज किया, ओमेगा 0 को ऑब्जर्व किया। मान लो एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हर बार हम करते जाएंगे, अंत में हमें E1 चेंज करने पर देखते हैं कि ओमेगा 0 का वैल्यू क्या हो गया, क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो यही हमें पता लगाना है और इसीलिए कैलकुलस आ जाता है यहां पर। इस इस प्रोसेस के पीछे तर्क ये है कि कोई भी फिजिकल सिस्टम, कोई भी भौतिक निकाय जो है, अगर उसको अपने आप की परिस्थितियों पे छोड़ दिया जाए, इफ लेफ्ट टू इटसेल्फ, तो वो प्राकृतिक रूप से, नेचुरली वो एक ऐसी दिशा में उसमें परिवर्तन होंगे जिससे कि वो अंत में एक ऐसे स्थूल अवस्था में वो सेटल डाउन करे, एक ऐसे पॉसिबल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होंगे। ये बहुत, मैंने आपको जब पढ़ाना शुरू किया था तब भी मैंने आपको बता दिया था। तो फिर से कह रहा हूं इस बात को कि जब तक फिजिकल सिस्टम में ऐसे चेंजेस होते रहेंगे जिससे कि वो अंत में एक ऐसा मैक्रो स्टेट में पहुंचे जिसके करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होंगी, और तब वो कहलाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये बात आई समझ में, ये बात आई समझ में सबको, जो लोग समझने में रुचि रख रहे हैं। हाँ सर। हेलो, हाँ जी, यस सर। हाँ। तो इसी को मैंने 2-3 बार लिख दिया है। देखिए, अब देखो, अब प्रशांत ऐसा है कि जब गाड़ी स्टेशन से छूट जाती है और फिर याद आए ना कि सामान रखना भूल गए, तो अब आप गाड़ी को रुकवा नहीं सकते। जी सर। तो शायद हमारी पढ़ाई में और मेरे पढ़ाने में और आपके पढ़ने में भी यही नियम लागू होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा लैग करेंगे और आप अपने को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट मानेंगे तो आपका
तय है कि आपका नुकसान होगा। थोड़ा सा डर होना जरूरी रहता है। जी वो सर। डर इसलिए नहीं है कि आपको मैं डराने के लिए डर है, वो डर इसलिए है कि मैं अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करूं। जब वो चले जाती है घड़ी, उसके बाद आप सोचोगे तो आपको मेरे बोले हुए शब्द कुछ गूंजेंगे ही नहीं, और फिर क्लास व्यर्थ है, जैसा अधिकांश लोगों के लिए व्यर्थ साबित हो रही है। द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज द स्टेट इन विच यस सर। द सिस्टम, जो सिस्टम है वो अधिकांश समय उसी में गुजारेगा। ठीक है। और वो सिस्टम जो है, वो स्टेट जो है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या कि जो सर्वाधिक प्रासंभ्य अवस्था है निकाय की, वो एक ऐसी अवस्था होगी जिसमें कि सिस्टम जो है अधिकांश समय अपना गुजारे लेगा। इट विल स्पेंड ए मेजॉरिटी ऑफ टाइम, ए लार्ज फ्रैक्शन, मतलब अलग अलग स्टेट में रहेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टेट में अपना मैक्सिमम टाइम गुजारेगा, और तब इस स्टेट को हम आइडेंटिफाई करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। जब सर ने यहां पे लिखा है इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम, तो आप इससे क्या अर्थ समझते हैं? क्या वो इक्विलिब्रियम मैक्रो स्टेट है या वो इक्विलिब्रियम माइक्रो स्टेट है? वो इक्विलिब्रियम मैक्रो स्टेट है कि इक्विलिब्रियम माइक्रो स्टेट है? इक्विलिब्रियम मैक्रो स्टेट। इक्विलिब्रियम मैक्रो स्टेट है। ये मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक एक बड़ी बहुत बड़े संस्थान के बड़े, हमसे बड़े एक प्रोफेसर का एक लेक्चर में सुन रहा था, और उस लेक्चर में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट हो जाता है कि शायद अर्थ ये निकलने लगता है कि माइक्रो स्टेट यहां पर अर्थ निकाल दिया जाता है। सो यहां माइक्रो स्टेट नहीं है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट किसका है? मैक्रो स्टेट है सिस्टम का। और इक्विलिब्रियम स्टेट इसलिए है क्योंकि उसने अंत में एक ऐसी अवस्था प्राप्त कर लिया, एक ऐसी स्थूल अवस्था प्राप्त कर लिया जिसके करस्पॉन्डिंग, जिसके संगत माइक्रो स्टेट्स की संख्या सबसे अधिक है। तो इस बेसिक आइडियोलॉजी के साथ अब हम आगे बढ़े और ओमेगा जीरो को मैक्सिमाइज करें। तो मैंने पहला स्टेप लिखा है यहां पे, क्या करना है अपने को? क्या करना है? मैक्सिमाइज ओमेगा। मैक्सिमाइज करना है। हाँ। और अब कुछ नोमेनक्लेचर बदला, केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर। इक्विलिब्रियम वैल्यू जो है E1 की, उसको मैं दिखा रहा हूं E1 बार से। जो साम्यावस्था में जो सिस्टम A1 की एनर्जी है वो E1 बार है, बिकॉज द एनर्जी इज ऑलवेज चेंजिंग, एंड वंस इट हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम, तब जाके तो उनकी कुछ एनर्जी की वैल्यूज उस समय भी होंगी, और उस समय की जब वो इक्विलिब्रियम पहुंच गए इंडिविजुअल सिस्टम्स, तब उसकी एनर्जी की वैल्यूज को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? E1 बार से। और E2 की एनर्जी जो है वो जो सिस्टम A2 की जो इक्विलिब्रियम वैल्यू है एनर्जी की, उसको E2 बार से डिनोट कर रहे हैं। चलिए हम उसी इक्वेशन को यूज करें जो हमने पहले पढ़ा था। ओमेगा जीरो इज इक्वल टू, क्या लिखा था? ओमेगा जीरो इज इक्वल टू ओमेगा 1 E1 इंटू ओमेगा 2 E2, और इट कैन बी रिटर्न एज ओमेगा 1 E1 इंटू ओमेगा 2 E0 माइनस E1। तो हम इसी से शुरुआत करते हैं, और जैसा हमने पहले एक बार इस चीज को पढ़ लिया है उसी तरीके से हमको करना है। मैं थोड़ा जल्दी चलते हैं। कैलकुलस के नियम के अनुसार अगर आपको इस फंक्शन, इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है, तो ये देखना पड़ेगा कि आपको ये फंक्शन किसका है। और जब हम रिप्रेजेंटेशन टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स की इस तरीके से लिख रहे हैं, ये ओमेगा जीरो किसके लिए है? इट इज फॉर द कंपाउंड सिस्टम। कंपोजिट सिस्टम। इट इज फॉर द कंपोजिट सिस्टम। तो जब हम रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं तो उसमें E1 भी आ रहा है और E2 भी आ रहा है, जो बाद में हट जाएगा। तो हम डिफरेंशिएट करें तो इसको एक बार, पहली बार डिफरेंशिएट करें विथ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू E1, तो डेल ओमेगा 1 अपॉन डेल E1। यहां पर जब इवेल्युएट करें तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? E1 की वैल्यू
वन बार होगी। बाहर निकाल लेंगे कौन सी क्वांटिटी, ओमेगा 2 E2 निकाल लेंगे बाहर। इक्विलिब्रियम में है तो E2 बार आ जाएगा यहां पर। और उसी तरीके से एक बार हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू E2, तब ओमेगा 1 E1 बाहर आएगा। लेकिन अब हम इक्विलिब्रियम वैल्यूज पे हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, डेल ओमेगा 2 E2 अपॉन डेल E2 हो जाएगा। और इसी को हम क्या कर सकते हैं, सॉरी E1 होगा यहां पर, क्या होगा यहां पर, क्या होगा even यहां पर, अगर मैं डिफरेंशिएट E1 होगा। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू E1 कैन बी चेंज्ड एस, क्योंकि आप जानते हैं कि E1 प्लस E2 बराबर है कांस्टेंट E0 के। तो अगर E1 के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो 1 प्लस डेल E2 अपॉन डेल E1 इज इक्वल टू 0 हो गया, या डेल E2 अपॉन डेल E1 क्या हो गया, -1 हो गया। ये अपन जानते हैं। तो हमारे को ये दिख रहा है कि यू कैन चेंज। तो आप डेल E2 के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें और फिर यहां पर एक मल्टीप्लायर ले लें, और वो मल्टीप्लायर क्या कर रहा है, डेली टू और डेली टू यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो फाइनली तो आपको ये डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट करना है, E1 के। लेकिन इस टर्म के सिमेट्रिक कर लिया। लेकिन जब हम डेली टू के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर ये मल्टीप्लायर लगाना जरूरी हो जाएगा। तो अब आगे बढ़े, डेल ओमेगा 1 अपॉन डेल E1 कहां पर इवेल्युएट करना है, E1 इक्वल टू E1 बार इंटू ओमेगा 2 E2, और यहां से ये माइनस साइन आ जाएगा, ये पूरा क्या होगा, ये पूरा माइनस साइन आ जाएगा। तो माइनस साइन आने के कारण ये माइनस साइन यहां रखा जाएगा, और फिर अगर आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और आपके पास क्या मिलू, इंटू ओमेगा 1 E1 बार। तो अब इसको फिर थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। रीअरेंज करने का मतलब, इस ओमेगा 1 को किधर ले आए, यहां ले आए, और इस ओमेगा 2 को कहां ले जाएं, राइट हैंड साइड में ले जाएं। तो 1 अपॉन ओमेगा 1 E1 इंटू डेल ओमेगा 1 E1 अपॉन डेल E1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा 2 E2 इंटू डेल ओमेगा 2 E2। both the values are to be evaluated at the equilibrium values। और आप ये जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स वाला जो तरीका है, तो ये आप जानते होंगे ना, 1 अपॉन एक्स dy/dx। तो ये क्या बन जाता है, ये लॉग में कन्वर्ट हो गया, ये लॉग में कन्वर्ट हो गया, डेल अपॉन डेल E1 लॉग ऑफ ओमेगा 1। उसी तरीके से डेल अपॉन डेल E2 लॉग ऑफ ओमेगा 2। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अभी भी इक्विलिब्रियम वैल्यूज पर इवेल्युएट करते हैं। तो अब जाके हमने एक कंडीशन हमको मिल गया, दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। और ये कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम एक बड़े इंटरेस्टिंग वे में चली आई। कैसे चली आई, इट इज शोइंग, क्या शो कर रहा है, इक्वालिटी बिटवीन टू क्वांटिटीज, डेल two अपॉन डेल state E1 लॉग ऑफ ओमेगा 1, डेल अपॉन डेल E2 लॉग ऑफ, हाँ, टू क्वांटिटीज। और ये दो क्वांटिटी को क्या मान लिया, बीटा 1। जहां पर बीटा को कैसे डिफाइन किया गया, बीटा को डिफाइन किया गया, बीटा इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑफ ओमेगा। ओमेगा इज द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स corresponding to a given macrostate represented by NVE। और कहां पर इवेल्युएट करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अधिकांश किताबों में इक्विलिब्रियम वैल्यू नहीं लिखा है, कहा जाता है कि हम इक्विलिब्रियम अभी पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। तो इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद हम उस पर्टिकुलर ई बार पर इस बीटा को इवेल्युएट करेंगे। तो ये 7वें नंबर की बात को फिर से थोड़ा समझा दिया हमने, कि जब दो फिजिकल सिस्टम आपस में संपर्क में लाए जाते हैं, जिससे कि सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है,
और ये एनर्जी का एक्सचेंज तब तक होता है जब तक कि इक्विलिब्रियम वैल्यूज E1 बार और E2 बार प्राप्त ना हो जाए। मतलब E1 किस में कन्वर्ट हो जाए, E1 बार, और E2 किस में कन्वर्ट हो जाए, E2 बार। तो जब ये इक्विलिब्रियम वैल्यूज पहुंच गई तब फिर कोई भी प्रकार का एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। नो मोर नेट एनर्जी एक्सचेंज तब नहीं होगा, और तब फिर वही म्यूचुअल इक्विलिब्रियम में हो गया। तो ये पूरा एनालिसिस जो है, ये छोटा सा मैथमेटिकल एनालिसिस ये कहता है कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन तभी संभव है जब बीटा पैरामीटर, रेस्पेक्टिव बीटा पैरामीटर दोनों सिस्टम के बीटा 1 और बीटा 2 कैसे हो जाएं, कैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं। सो दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ एक्सचेंज। और सिर्फ यहां पर एक्सचेंज क्या हुआ, एनर्जी एक्सचेंज हुआ। आगे बढ़े, और ये अब चूंकि हम थर्मोडायनेमिक्स के पैरेलल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स लिख रहे हैं, और हमारा उद्देश्य भी आज के क्लास का यह है कि यू हैव टू समहाउ, आपको किसी तरीके से दोनों विधाओं में उसी सिस्टम के पढ़ने की जो दोनों विधाएं हैं उनके बीच में किसी प्रकार का संपर्क या किसी प्रकार का कांटेक्ट या किसी प्रकार का कनेक्शन स्थापित करना है। तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया सिस्टम एनर्जी एक्सचेंज करके, तो हमने देखा कि बीटा पैरामीटर दोनों सिस्टम के बराबर होने चाहिए। और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम आप पढ़ चुके हो कि थर्मल इक्विलिब्रियम कब आता है, जब एक्सचेंज होता है एनर्जी कि एक थर्मोडायनामिक पैरामीटर टेम्परेचर जो है वो किसी तरीके से क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए दोनों सिस्टम के लिए। तो इसका सीधा सीधा ये अर्थ है कि ये पैरामीटर बीटा का संबंध होना चाहिए, इट शुड बी रिलेटेड टू दी थर्मोडायनामिक पैरामीटर ऑफ ए गिवन सिस्टम। अब ये कहां से निकलेगा, तो हम लोग ने सेकंड ईयर में इस प्रकार का एक इक्वेशन पढ़ा है। तो सेकंड ईयर अगर आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है अगर आप उसमें उठाएंगे तो आपको जरूर मिलेगा कि अगर टू डिटरमिन दिस रिलेशनशिप, इस संबंध को निकालने के लिए हम एक थर्मोडायनामिक फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, और ये फॉर्मूला क्या है, चेंज इन एंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी। देखिए एन एंड वी रिमेन्स कांस्टेंट। ये आ रही है बात समझ में, एन एंड वी आर कांस्टेंट, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं हो रहे एंड द वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग। तो दो चीजें कांस्टेंट है, और तब अगर एंट्रोपी सिर्फ चेंज हो रहा है, चेंज इन एंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1/T के बराबर है। आप अपनी किताब खोलिए और देख लीजिए। दुर्भाग्य ये है, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, आज 20 लोग ज्वाइन किए हैं, किन्हीं कारणों से ज्वाइन किए मुझे नहीं मालूम, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हाइड्रोजन एटम का प्रॉब्लम क्या कुछ समरी सर पूछ रहे थे आपसे, तो आप लोग में से किसी में इतनी क्यूरियोसिटी नहीं हुई कि सर मैं सेकंड सेम में तो हमने ठीक से पढ़ा नहीं या पढ़ना चाहे नहीं, या चूंकि परीक्षा इस एक विशेष पद्धति में होनी थी इसलिए हमने उसको उस गंभीरता से नहीं पढ़ा। तो सर कम से कम अभी तो हाइड्रोजन एटम के प्रॉब्लम को थोड़ा बता दीजिए। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि वो हाइड्रोजन एटम का प्रॉब्लम आपको कई जगह यूज में आता है। तो अगर आप में कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, आप में कोई अपने पोटेंशियल वेल से निकलने की इच्छा नहीं है, तो उसी का परिणाम है कि किसी ने ये क्वेश्चन नहीं बोला सर इसको पढ़ा दीजिए हाइड्रोजन एटम को एक बार फिर से। वो इसलिए बोल रहा हूं कि आपने शायद सोचा होगा कि थर्मोडायनेमिक्स में भी ये संबंध अब फिर यूज में नहीं आएगा, बट एंट्रोपी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। एंट्रोपी अभी आपको दिख रहा है कि अगर एंट्रोपी में चेंज होता है एनर्जी के रिलेटिव, कीपिंग एन एंड वी कांस्टेंट टू यू, तो आपको क्या मिल रहा है, इनवर्स ऑफ द टेम्परेचर मिल रहा है। तो अब आपके पास आवाज आ रही है, हाँ हाँ सर। हाँ तो अब सर। आपके पास हाँ सर। सातवां, और हाँ सर के अलावा तो कुछ होता नहीं। सातवां जो है वो स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी बीटा निकला है, विच इज एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पहुंचने पर हमने दो सिस्टम के लिए एक ऐसी राशि समान होगी
और वो कौन सी राशि समान होगी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अनुसार? बीटा इक्वल टू डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑफ ओमेगा, वेयर एज अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स इट इज द टेम्परेचर। तो इस बीटा और टी के बीच में कोई ना कोई एक प्राकृतिक संबंध होना चाहिए। देयर शुड बी सर्टेन नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन द बीटा फैक्टर एंड द टेम्परेचर। हाँ, तो हाउ कैन यू कनेक्ट इट? आप कैसे इनके बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, और मेरे ऊपर विश्वास करिए कि किताब भी ऐसा कहती है, क्योंकि इसके ऊपर अभी मैं एक 5 मिनट की चर्चा और करूंगा। तो बीटा हैज बीन डिफाइंड एज डेल अपॉन डेल ई ऑफ, इतना बार बोलने के बाद तो मुझे याद हो गया यार। तो आप लोग तो यू आर मोर यंगर, मोर बेटर रिसेप्टर्स, एंड आई एम नॉट दैट बैड कम्युनिकेटर कि आपको समझ ही ना आए, बिल्कुल ना समझ में आए। वैसे आप लोग सिद्ध कर सकते हो। चलिए, तो देखिए बीटा इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑफ ओमेगा ई। उसको हम डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑफ ओमेगा ई को कैसे लिख सकते हैं भाई? कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो। लिख सकते हैं ऐसा? बताइए। डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑफ ओमेगा ई कैन बी रिटन एज this also. Change in ln omega with respect to change in E. What is the constant quantities? N, V are constant, and energy has reached the equilibrium value. ठीक है, तब हम बीटा को निकालेंगे। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब मैं इसके कि जब हम बीटा को इवेल्युएट करते हैं तब यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एनर्जी इस फंक्शन, इसको निकालने के बाद हम ई की कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्विलिब्रियम कौन सी वैल्यू। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्विलिब्रियम। ओके, अब थर्मोडायनेमिक्स में 1 अपॉन टी को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? डेल एस अपॉन डेल ई। अगेन यू कैन राइट इज ऐसे इनफाइनेटेसिमल चेंज इन एंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एनर्जी। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा ई इज इक्वली गुड एज ये जो चेंज इन डेल्टा एस अपॉन चेंज इन ई कीपिंग एन एंड वी कांस्टेंट। तो अब आपके सामने ये दो टर्म आ गए। तो अगर मैं 1 अपॉन डेल्टा ई को सेपरेट आउट कर दूं, हालांकि क्रूड प्रोसेस है, ऐसे भी पहचाना जा सकता है, लेकिन अगर मैं 1 अपॉन डेल्टा ई को अलग कर दूं, एक तरफ से यहां से अलग किया तो बीटा अपॉन डेल ऑफ एल एन ओमेगा आ गया, और यहां से 1 अपॉन डेल्टा ई को अलग किया तो क्या मिल गया? 1 अपॉन टी डेल्टा एस आ गया। ये ठीक है यार तरीका? सर फर्स्ट वाला कैसे क्यों किए? भाई? यू कीप 1 अपॉन डेल्टा ई वन साइड। ये लिखने के बीच में फायदा ही यही है कि अगर डेरिवेटिव्स होता तो ऐसा नहीं कर सकता था। चेंज इन एल एन ओमेगा अपॉन चेंज इन एनर्जी, तो 1 अपॉन चेंज इन एनर्जी ऐसा लिख दिया, 1 अपॉन चेंज इन एनर्जी ऐसा लिख दिया, और ये डेल एल एन ओमेगा कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे भी कर दिया, 1 अपॉन टी इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल ई। तो और 1 अपॉन डेल ई बिकम्स इक्वल टू 1 अपॉन टी डेल एस। ठीक, या यहां से डेल एस अपॉन डेल एल एन ओमेगा, इस डेल एस को उठा के कहां ले जाएं? ऊपर ले जाएं, तो डेल एस अपॉन डेल एल एन ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा टी। मिल गया आपको एक संबंध? समीकरण 9 मिला? ठीक है। So now the result is there. We now conclude that there is a relationship which exists between thermodynamic quantity S, entropy, and the statistical quantity omega. तो अगर मेरी इस लेक्चर के शुरुआत में मैंने एक हेडिंग डाला था, क्या हेडिंग डाला था कि what is the physical significance of the number ओमेगा। वो फिजिकल सिग्निफिकेंस
भी मिल गया यहाँ से, बिकॉज ओमेगा इज दैट क्वांटिटी। आप क्या निकाल सकते हैं, यू कैन गेट एन एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी। ठीक, द करस्पॉन्डेंस वाज फर्स्ट। अब ये जो करस्पॉन्डेंस है, ये जो संबंध है, ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, बोल्ट्जमैन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। और वो जो यहाँ कांस्टेंट का उल्लेख, द कांस्टेंट अपियरिंग इन द इक्वेशन मस्ट बी यूनिवर्सल कांस्टेंट। यहाँ एक कांस्टेंट जो है, ये जो कांस्टेंट है, ये कैसा कांस्टेंट होना चाहिए, ये एक यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन, हाँ, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो प्लैंक ने उसी दौरान एक फॉर्मूला लिख दिया था। देखिए, प्लैंक ने भी एक फॉर्मूला लिख दिया, S इज इक्वल टू के एल एन ऑफ ओमेगा। लेकिन ये कंप्लीट नहीं था, क्योंकि जो उसने डेरिवेशन किया था उसमें कांस्टेंट आता था, और S0 करके एक एंट्रोपी की वैल्यू जो है, सर्टन इनिशियल कंडीशन ऑफ द एंट्रोपी, ये मालूम होना चाहिए, तब जाके आप फॉर्मूला निकाल सकते हो S इज इक्वल टू के। कैसे डिराइव किया प्लैंक में, उसके डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन ये फॉर्मूला ये कहता है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी निकाल सकते हैं सिस्टम की। किसके टर्म्स में निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स एक्सेसिबल टू इट। इन्हें, ये लाइन नहीं भूलना है, वो इन्हें गिवन मैक्रोस्टेट। गिवन में। तो हाँ, तो अधिकांश टीचर लोग जब भाषण देते हैं, और मैं भी गलत भाषण दिया हूंगा किसी समय, तो ये भाषण में ये निकल के आ जाता है कि S इज इक्वल टू के लॉग ऑफ ओमेगा इज द टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। नो, इट इज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इन ए पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट, वेयर ओमेगा इज द टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स एक्सेसिबल इन दैट मैक्रो स्टेट। तो ये ध्यान रखना। एंट्रोपी की जीरो वैल्यू क्या होगी, ये मैंने जानबूझ के लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए एंट्रोपी की जीरो वैल्यू होगी उस स्पेशल स्टेट के बराबर, उस स्पेशल मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही माइक्रो एक स्टेट। माइक्रोस्टेट हो। अगर कोई मैक्रो स्टेट है उसके करस्पॉन्डिंग, हाँ, तो अगर मान लो कोई मैक्रो स्टेट है 40, जो हम लोग अक्सर उदाहरण में लिए थे, और ये 40 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही तरीका है, A B C D और 0। अगर दो एनर्जी स्टेट में या दो एनर्जी इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, तो ओनली वन अरेंजमेंट इज पॉसिबल। चारों के चारों पार्टिकल्स एक एनर्जी स्टेट में है और दूसरे एनर्जी स्टेट खाली है, तो 40 को मैक्रो स्टेट कहते हैं, और ABCD 0 को माइक्रो स्टेट कहते हैं। और माइक्रो स्टेट ओमेगा की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, 1 हो गई। सो द जीरो ऑफ द एंट्रोपी करस्पॉन्ड्स टू दैट स्पेशल स्टेट इन विच देर इज ओनली वन एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट। अब जाके हमारा खत्म हुआ, जो हमको बहुत दिन से तकलीफ दे रहा था सिलेबस में, कि ये कांटेक्ट है क्या। तो ये कांटेक्ट अब जाके हुआ कि ये जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच दस प्रोवाइड्स ए थियोरेटिकल बेसिस, नॉट द एक्सपेरिमेंटल बेसिस, फॉर द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में यही पढ़ते हैं, और तब जाके इक्वेशन 9 और 10 को देखेंगे आप। 9 और 10 कहाँ है, 9 और 10 कहाँ है, ये है 9 और 10। अगर आप इक्वेशन 9 और 10 को कंपेयर करेंगे, तो आपको ये क्वांटिटी निकल आता है कि बीटा जो स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी है, वो किसके बराबर है, 1/k टाइम्स T, जहां पर K जो है वो क्या कहलाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो दिस इज दी, ये पहला हमारा एक तरीका था जो कि कांटेक्ट स्थापित कर पाया। किसके बीच में कांटेक्ट किया, between the thermodynamic quantities now have a particular statistical quantity have a particular relationship, a particular connection, a particular contact with the, have developed a contact with the thermodynamic quantity। आई बात समझ में, क्यों भाई, नहीं आई बात समझ में। जी सर। हाँ हाँ,
अरे यार जीवी से नहीं, अब मैं अगले वाले में आप लोग के मुंह से निकालूंगा बातें, चलिए तब मजा आएगा। देखिए भाई यहाँ क्या लिखा है, We वी can further extend फर्दर the expand the exchange between the previously considered systems। अब बोल रहा है पहली बार तो सर ने जब अभी पढ़ाया तो एक ही चीज एक्सचेंज हुई, क्या चीज एनर्जी एक्सचेंज हुई, energy. एक्सचेंज क्या चीज एनर्जी। एनर्जी। हाँ वो वर्षा, प्रशांत और तीसरा, और क्या क्या पैरामीटर्स हैं, और क्या क्या Number of particles. और क्या क्या वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज हो सकता है। किसने बोला वॉल्यूम चेंज हो सकता है? जी सर। चलिए जिसने भी बोला अच्छी बात। हाँ जी, वॉल्यूम कैन ऑल्सो बी एक्सचेंज, वॉल्यूम कैन बी ए वेरिएबल, या वेरिएबल लिख देते हैं। तीसरा जो हमारा मैक्रोस्कोपिक स्टेट है, अगर Number of आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यस, then the number of particles can also be a variable, number of particles can also be a variable। ठीक है ना? तो ये बीटा, बीटा कब Yes. था भाई? बीटा का डेफिनेशन, बीटा जब एस्टेब्लिश हुआ तब एस्टेब्लिश हुआ Change जब एनर्जी, ओनली एनर्जी वाज एक्सचेंज, ओनली Yes, yes. एनर्जी वाज, है ना, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज। हाँ, तो अब ये जितने लोगों ने जवाब दिया है, इन लोगों में से ये एक और जवाब आना चाहिए कि भाई ऐसा ही बीटा के समान, ऐसा ही फैक्टर बीटा के समान बाकी दोनों में भी आना चाहिए। और आना चाहिए। देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ, और भी स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स बन सकते हैं, जैसे कि ईटा रिलेटेड विथ Volume. चेंज इन वॉल्यूम, है ना। आयतन में परिवर्तन हुआ दोनों सिस्टम के बीच में, A1 और A2 में, और तब तक परिवर्तन होता रहा जब तक कि पूरा कंपोजिट सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो क्यों ना उस समय भी एक इक्विलिब्रियम में आ ऐसी गया। क्वांटिटी, हाँ, तो उस समय भी एक ऐसी क्वांटिटी, स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी बनेगी जो दोनों सिस्टम के लिए कैसी होगी, समान होगी। जैसे यहाँ पे था बीटा समान 1 बराबर। इक्वल टू बीटा 2, वैसे ही बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2 होगा। और वैसे ही तीसरे लेवल पर क्या आ सकता है, एक थर्ड कोई क्वांटिटी होगी जो कि किससे रिलेटेड होगी, विद द चेंज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। ये डिपेंड करेगा कि आपको कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, है ना। वैसे जो मेरे को अनुमान है, वैसे सब मेरे से यहाँ पे जो पेपर सेट वेट करते हैं वो सब बहुत होशियार लोग हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं। वो लोग आपको अच्छा क्वेश्चन सेट करेंगे, है ना, है ना, वो अच्छा क्वेश्चन से सेट करेंगे, दे आर मोर सीनियर। लेकिन तो पर भी मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको ये बता दूं कि इफ देयर इज ए क्वेश्चन रिगार्डिंग द कनेक्शन बिटवीन द स्टैटिस्टिक्स एंड द थर्मोडायनेमिक्स, तो पहला चीज आप देखेंगे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। अगर ये 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इतनी सारी बातें लिखने के बाद सिमिलरली लिख दीजिएगा। क्या है, बहुत अच्छा सेंटेंस है ना, हम लोग अक्सर करते हैं, लिखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ज्यादा जानकारी आ गई है। सिमिलरली वी कैन Yes. एस्टेब्लिश ए पैरामीटर ईटा एट इक्विलिब्रियम,
और for the two systems, है ना, and similarly a third parameter zeta for the change in the number of particles at the equilibrium and so on. लेकिन अगर आपको मात्र वो 8 मार्क्स का पूछता है तो आपने तो यहाँ पे खत्म कर दिया, लेकिन अगर वो 15 मार्क्स का पूछता है तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। हाँ, बाकी दोनों को भी एक्सटेंड कर देते हैं, तो आप पाएंगे कि वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि अब हमको फिर से सब डिराइव नहीं करना है, एक बार डिराइव करके रख लिए, है ना। अब आपके दिमाग में बैठ गया है तो कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। तो मैंने इसको संज्ञा क्या दे दी, जैसा कि किताब में दिया है। तो विश्वास करिएगा कि किताब से ही सर ले रहे हैं, थोड़ा रीअरेंज कर दिए हैं, थोड़ी अपनी भाषा डाल दिए हैं। तो अब की बार हमने जो दीवार चुनी थी बिटवीन द टू सब सिस्टम्स, दैट इज वो कंडक्टिंग भी है और साथ में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये मूवेबल भी है। हाँ, इट इज नॉट सेपरेटेड। हाँ, इट इज नॉट रिजिड। मूवेबल का मतलब वो दीवार अपने स्थान से खिसक सकती है, और जब वो अपने स्थान से खिसक सकती है, जो सेपरेट कर रही है दोनों सब सिस्टम को, तो वॉल्यूम भी क्या हो सकता है, वॉल्यूम भी दोनों सिस्टम्स का A1 और A2 का चेंज हो सकता है। हाँ, तो ऊर्जा के अलावा, अपार्ट फ्रॉम द एनर्जी ऑफ द सिस्टम्स E1 एंड E2, द रेस्पेक्टिव वॉल्यूम, जो व्यक्तिगत आयतन है दोनों सब सिस्टम के A1 और A2 के, वो भी अब राशियां कैसी हो गई, वो वेरिएबल। लेकिन दोनों मिला के जो जॉइंट सिस्टम है A1 plus A2 इज द जॉइंट सिस्टम which is represented by A0, that will definitely have a total volume। उसका तो कुल आयतन V0 होगा, और V0 किसके बराबर होगा, V1 plus V2 के बराबर होगा। लेकिन वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड होगा। ठीक है, हाँ, वो फिक्स्ड होगा। जैसे टोटल एनर्जी फिक्स्ड रही, E1 और E2 कैन चेंज बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, उसी तरीके से V1 और V2 कैन चेंज बट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंपोजिट सिस्टम इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो V2 कैसे लिख सकते हैं, जैसा पहली बार किए थे, E2 को जैसा लिखे थे, तो V2 क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम V0 माइनस V1 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ये अब थोड़ा सा समझ आ रहा होगा, है ना, ये समझ आ रहा है ना आपको, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज मान लिया, क्या चीज मान लिया, हाँ, क्या चीज मान लिया, कि जो दीवार है वो ऐसी ली हुई है जिसमें से पार्टिकल्स का ट्रांसफर नहीं हो सकता। देयर कैन नॉट बी पार्टिकल्स पासिंग थ्रू दी वॉल। दीवार में छोटे छोटे पोर्स नहीं है जैसे कि आपके मेम्ब्रेन में होते हैं, उन पोर्स से पार्टिकल्स डिफ्यूज नहीं हो सकते। देयर इज नो डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स थ्रू दिस वॉल एंड हेंस N1 एंड N2 आर कैसी राशियां हैं, वो ऐसी राशियां हैं, वो फिक्स्ड क्वांटिटीज। ठीक है, फिक्स्ड है। क्लियर है यहां तक? हाँ, ये फिक्स्ड है। यस सर। अब फिर से हम पूरी कहानी को फिर से ना लिखते हुए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर आ जाएं, संतुलन की स्थिति में आ जाएं। किसके लिए आ जाएं? पूरे कंपोजिट सिस्टम के लिए आ जाएं। कब मिलेगा संतुलन की अवस्था? जब ये टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो है वो क्या हो जाए, लार्जेस्ट वैल्यू अटेन कर ले या मैक्सिमाइज हो जाए। सो द एंटायर प्रोसेस इज टू मैक्सिमाइज द टोटल नंबर ऑफ। अब यहाँ पे एक अच्छी बात दिख रही है, क्या दिख रहा है? ओमेगा जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है, इट इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट? टोटल वॉल्यूम, टोटल एनर्जी। पहले कैसे लिखे थे? ओमेगा 0, E0 और E1। अब क्या आ गया? V0 और V1 आ गया, क्योंकि V2 इज इक्वली रिप्रेजेंटेड बाय V0 minus V1. So the total number of microstates is just a function of the total volume, total energy and the volume of the first system A1 and the energy of the first system.
और ध्येय ये है, ऑब्जेक्ट ये है कि इस ओमेगा को किसी तरीके से मैक्सिमाइज करना। कर दिया, जो तरीका पहले था वही तरीके से अभी किया, और करने के बाद फिर उसी तरीके से हमारे पास एक रिलेशन मिल गए। क्या रिलेशन मिल गए? क्या रिलेशन मिल गए? डेल अपॉन डेल E1 ln ऑफ ओमेगा 1 N1V1 कांस्टेंट है, और यहां पर एनर्जी कहां पे पहुंच गया? इक्विलिब्रियम वैल्यू। ये तो बेसिकली ये फर्स्ट जो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा है, ये फर्स्ट कंडीशन ही है ना, वही कंडीशन। क्यों भाई, वही कंडीशन है कि नहीं? डेल अपॉन डेल E1 ln ऑफ ओमेगा 1 N1V1 E1 obtaining the equilibrium value, ये किसके बराबर होगा? डेल अपॉन डेल E2 ln ओमेगा 2 N2V2, और जो सेकंड सिस्टम है उसने इक्विलिब्रियम वैल्यू एनर्जी की प्राप्त कर ली, वही है। लेकिन चूंकि अब की बार जो वॉल है वो मूवेबल है, तो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप और आ गया, इसको मैं लिख देता हूं एक्स्ट्रा कंडीशन। ठीक है, बढ़ूं आगे कि नहीं बढ़ूं? एक्स्ट्रा कंडीशन क्या आ गया? दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। हेलो, हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर। दिख रहा है? दिख रहा है ना बच्चों? तो क्या अंतर आएगा? डेल E1 के बदले क्या आ गया? V1 चेंज इन वॉल्यूम आ गया। तो डेल V1 ln ऑफ ओमेगा 1 N1, अब V1 कांस्टेंट था यहां पर, अब क्या कांस्टेंट हो गया? यहां पर जब हम लिखेंगे तो जब हम चेंज निकाल रहे हैं तो कीपिंग E1 एज फिक्स्ड, और चेंज क्या हो गया? वॉल्यूम चेंज हुआ, और अंत में कहां जाके मिल गया? इक्विलिब्रियम वैल्यू V1 बार पे आ गया। उसी तरीके से राइट हैंड साइड में अगेन डेल अपॉन डेल V2 ln ऑफ ओमेगा 2 N2 E2, और कहां इवेल्युएट करना है इस डेरिवेटिव को, पार्शियल डेरिवेटिव को? एट द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेकंड सिस्टम। V2 और ये जो लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और RHS में जो क्वांटिटीज हैं, समय आया कि अब हम इसको भी डिफाइन कर दें, और इसको डिफाइन करके हमने क्या बना दिया? ईटा नाम का एक नया पैरामीटर बना दिया। एंड ईटा इज नॉट इक्वल टू, बट ईटा इज डिफाइंड एज डेल अपॉन डेल V ln ऑफ ओमेगा NVE, जहां पर V जो है कहां पर इवेल्युएट करना है? इक्विलिब्रियम। तो ये एक पैरेलल सेकंड पैरामीटर निकाला आपने स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए। एंड इसी प्रकार से द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम नॉट टेक द फॉर्म ऑफ एन इक्वालिटी बिटवीन दो पेयर, बिटवीन द पेयर्स ऑफ पैरामीटर। दो पैरामीटर एक पेयर, ध्यान रखना। दो पैरामीटर कौन से? बीटा इक्वल टू डेल अपॉन डेल ई ऑफ लॉग ऑफ ओमेगा ई, एंड व्हाट इज द सेकंड पैरामीटर? सेकंड पैरामीटर जब वॉल्यूम चेंज कर दिया मूवेबल वॉल के लिए, तब फिर ईटा 1 जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ईटा बीटा 1 विल बी इक्वल टू बीटा 2 ऑफ द सेकंड सिस्टम। और उसी तरीके से अब आगे बढ़ा के इसको खत्म करें कि अगर मान लो A1 और A2 अब कांटेक्ट में हैं, साथ में उनकी दीवार भी खिसक रही है, और साथ में उनके दीवार के बीच में, दीवार में उनके ऐसे दीवार है विच इज ए डिफ्यूजिव वॉल, जिससे कि पार्टिकल्स का भी एक्सचेंज हो सकता है। सो दिस टाइप ऑफ वॉल अलाउज एन एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स विद इन द टू सिस्टम्स। देन द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, तब संतुलन की स्थिति फिर में एक टर्म और एक पैरामीटर और जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। ऑगमेंटेड मतलब ऐड होना। और वो क्या पैरामीटर है? दोनों सिस्टम के लिए एक नया पैरामीटर बन के आ गया, और ये पैरामीटर जो है वो सिस्टम A1 और सिस्टम A2 के लिए बराबर होगा। अंतर बस ये आएगा कि यहां पर पहली बार डेल अपॉन डेल E किया, दूसरी बार डेल अपॉन डेल V किया, और तीसरी बार डेल अपॉन डेल N किया। क्लियर है यहां तक?
ठीक है, यस हाँ आवाज सर। नहीं आ रही। हाँ जी, ठीक है। थोड़ा तुम लोग घर में भी बैठ के इसको पढ़ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 3 पैरामीटर बन के चले आए, बीटा, ईटा एंड जाई। सो व्हाट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द फिजिकल मीनिंग ऑफ द पैरामीटर्स? इन पैरामीटर्स की फिजिकल मीनिंग निकालना है। कौन सा? बीटा का तो निकल चुका था, टेम्परेचर इक्विवेलेंट है। अब ये जो बचे हुए पैरामीटर्स हैं इनका भी हमको फिजिकल मीनिंग निकालना है। तो एक आसान तरीका यह है कि हम वापस थर्मोडायनेमिक्स में चले जाते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में आपको, अगर मेरे पास किताब नहीं तो मैं आपको पेज नंबर भी बता देता कहाँ पे दिया है। थर्मोडायनेमिक्स में ये एक बेसिक फॉर्मूला है, डी इक्वल टू, याद आ रहा होगा, डी इक्वल टू TdS माइनस PdV प्लस म्यू केमिकल पोटेंशियल है। म्यू क्या है? केमिकल पोटेंशियल है। जब मास ट्रांसफर होगा, पार्टिकल्स ट्रांसफर होंगे तो केमिकल पोटेंशियल का फैक्टर आ जाता है। तो इसीलिए ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में केमिकल पोटेंशियल आ जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है जिसमें कि आपके पास टेम्परेचर का डेफिनेशन दिख रहा है, टेम्परेचर कम्स इन, प्रेशर आ जाता है और साथ में केमिकल पोटेंशियल भी आ जाता है। P कहलाता है थर्मोडायनेमिक प्रेशर, म्यू कहलाता है केमिकल पोटेंशियल। तो अगर आप रिलेशनशिप्स को उनको देखोगे और आप कंपेयर करोगे, ये मैंने काम छोड़ दिया है, देखते हैं आप लोग इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। You can obtain a relationship for eta and xi in terms of pressure and chemical potential. क्लियर है बात? तो ये आपको करना है। यू देखिए यहां लिख दे रहा हूं, यू चेक इट। मैंने तो लिख दिया फॉलोज, आप चेक करके बताइए कि P/kT आता है कि नहीं आता। क्लियर है? ये काम आपको करना है। ओके सर। ठीक, बढ़े आगे। जैसा बीटा इज इक्वल टू 1/kT था, ईटा द स्टैटिस्टिकल पैरामीटर व्हेन द वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तब इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए क्या क्वांटिटी सेम होगी? eta1 इक्वल टू eta2। एंड व्हाट इज ईटा? ईटा इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक क्वांटिटी प्रेशर इज P/kT। When the number of particles change, then the condition for statistical equilibrium is zeta is equal to minus mu/kT. Mu is again the chemical potential. So thermodynamics में the condition of equilibrium between two systems A1 and A2, if the wall separating them is both conducting and movable, is movable मतलब वॉल्यूम चेंज होना, तब क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में क्या कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम का? टेम्परेचर बिकम सेम। एंड डायनामिक क्यों कहते हैं भाई? बड़ा विचित्र सवाल पूछ दिया। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ते पढ़ते अचानक थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम इज, कोई बताएगा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? चलिए मैं थोड़ी देर के लिए यहां आता हूं। कितने लोग रह गए? 20। हाँ जी, थर्मोडायनामिक, थर्मल नहीं बोल रहा हूं। वायु क्या इस फ्रेज का क्या मतलब है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। और अगर नहीं मालूम है तो आप कल जब भी क्लास हो तो आप इस उत्तर के साथ आइएगा। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इक्विलिब्रियम, इतना बता सकता हूं अतुल। स्टैटिक्स और डायनामिक्स नहीं, ऐसा नहीं पढ़ा। उस समय कहाँ स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे हम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम भी है उसमें। याद नहीं आ रहा, डिफरेंस बताया था थर्मोडायनेमिकल और थर्मोडायन अच्छा, हाँ, जैसे थर्मल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम होता था, और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, हाँ, तो इसको याद रखो। ऐसा लेमैन टाइप का जवाब नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है। हाँ सर फेस इक्विलिब्रियम भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा ना?
नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं आएगा। अब आप कोर्स के हिसाब से पूछ रहे हैं लग रहा है। चलिए मैं देख लूं कोर्स में कहाँ पे है। दिक्कत तो यही है। वेयर इज फेज इक्विलिब्रियम, वेयर इज फेज इक्विलिब्रियम, कहाँ पे है? रुकिए सर, फेज इक्विलिब्रियम तो आगे कहीं पर है। कहाँ पर है फेज इक्विलिब्रियम? फेज इक्विलिब्रियम कहाँ पर है? ऊपर देखिए या नीचे नहीं होगा, फर्स्ट में होगा नहीं। हाँ, यहाँ पर तो फेज इक्विलिब्रियम नहीं है। फेज इक्विलिब्रियम इज डिफरेंट थिंग। ओके ठीक है, नहीं ऊपर ईश्वर पूछ रहे हैं। तो अगर दो सिस्टम है जो एक्सचेंज करते हैं पार्टिकल के साथ साथ एनर्जी भी एक्सचेंज करते हैं, लेकिन उसके वॉल्यूम फिक्स है, तो कंडीशन फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब वॉल्यूम चेंज नहीं हो, वॉल्यूम चेंज होके प्रेशर कांस्टेंट हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होके केमिकल पोटेंशियल कांस्टेंट। ठीक, तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें। और अगर एक्सचेंज इस तरीके से है कि तीनों मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, मतलब एनर्जी भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी चेंज हो रहे हैं, then the condition of thermodynamic equilibrium is established by T1 equal to T2, P1 equal to P2 and mu1 equal to mu2। तो अब हम अंत में ये 5-6 लाइन लिखा हूं जो आपको आगे की क्लासों में भी काम आएगा। तो जब हम थर्मोडायनेमिक्स डिराइव करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से या फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल बेसिस, तो सबसे पहले तो हमको एक चुनना पड़ेगा। ये गुरु मंत्र है ना, मानो तो NVE is a microstate. Count the number of all possible microstates accessible to the system. Denote this number by omega NVE. And then ये हमारा नल है। ये एक प्रकार से इसको नल को खोलेंगे ना, एंट्रोपी वाले नल को, तो अच्छी अच्छी पानी भरेगा, बहुत अच्छा क्वांटिटी, बहुत अच्छी राशियां निकलते जाएंगी। द मोमेंट यू ओपन द टैप ऑफ द एंट्रोपी, you will get a number of thermodynamic quantities. Understand? क्या बात है, कुछ समझ आया? क्यों भाई? हाँ सर। जैसे ही एंट्रोपी नामक नल को खोलेंगे तो इसमें से भड़ करके थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज निकलने चले आए। क्यों तू ऐसा बोलना में दिमाग में कुछ बैठेगा ना? हाँ सर। क्यों भाई? तो इसीलिए दूसरे पॉइंट में मैं एंट्रोपी के फंक्शन को बता दिया, और एंट्रोपी का फंक्शन तुरंत कहां से निकल के आ रहा है? KLN ऑफ ओमेगा। एंड द मोमेंट एंट्रोपी इज डिफाइंड, तो जो इंटेंसिव पैरामीटर्स हैं जो दैट रिमेन द सेम थ्रू आउट द सिस्टम, जिसको कि टेम्परेचर कहते हैं, जिसको कि प्रेशर कहते हैं, और जिसको कि केमिकल पोटेंशियल कहते हैं, और वॉल्यूम को हटा दिया गया। मतलब वॉल्यूम कौन सा पैरामीटर है? जो लोग छिप गए हैं इस क्लास के अंदर, जो छिप गए हैं इस क्लास के अंदर, रुकिए मैं जरा देखूं जिन्होंने they have pledged before the book that बुक से बड़ी कोई चीज होती ही नहीं है। उन्होंने ओथ ले लिया है, किताब से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि मैंने यहाँ पर क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि मैंने इंटेंसिव लिखा यार। कोई तो ये पूछ सकता था सर ये इंटेंसिव पैरामीटर क्या है? इसका मतलब कोई और पैरामीटर ऐसा होगा थर्मोडायनामिक पैरामीटर जो कि इंटेंसिव नहीं होगा। तो इतना तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंटेंसिव पैरामीटर किसको कहेंगे, या नहीं मालूम है तो इसको भी पूछ के आइएगा, समझ के आइएगा। और बहुत टैक्टफुली कौन से पैरामीटर्स हैं? टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल पोटेंशियल। So when we say the temperature of a gas in a particular enclosure, is the temperature in the each everywhere? टेम्परेचर हर जगह, सॉरी
टेम्परेचर सब जगह एक समान है क्या? ये अलग अलग हिस्सों में उस गैस के अलग अलग होता है। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? दिख रहा सर। दिख रहा सर। हाँ, तो बस जल्दी से खत्म करें। टेम्परेचर पूरे गैस पूरे एंक्लोजर में एक समान होगा। ऐसा नहीं होगा कि इधर का T1 होगा उधर का T2 होगा तो टोटल टेम्परेचर सिस्टम का T1 प्लस T2 होगा। सेम अबाउट द प्रेशर, सेम अबाउट द केमिकल पोटेंशियल। लेकिन वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। अगर एक हिस्से का वॉल्यूम V1 है, दूसरे हिस्से का वॉल्यूम V2 है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V1 plus V2। टोटल वॉल्यूम V1 plus V2. So V1 plus V2 is extensive parameter and intensive parameter is temperature. प्रेशर। ठीक, तो हाँ, तो अब आखिरी की बात हम देख लें कि जो इंटेंसिव पैरामीटर कैसे डिराइव हो सकते हैं। ये सब हमको पता है। थर्मोडायनेमिक्स का हिस्सा उठा लिए। डेल एस अपॉन डेल ई गिव्स 1 अपॉन टी, कीपिंग एन एंड वी एज कांस्टेंट। del S upon del V keeping n number of particles and energy constant, तो वो आपको क्या दे देगा? क्या देगा? चलिए, सुनो ना, एक इश्यू आया है, तो ये जो यहीं पर है, प्रेशर को निकाल सकते हैं, केमिकल पोटेंशियल को निकाल सकते हैं, टेम्परेचर को निकाल सकते हैं, है ना। तो ये जो इवेल्युएशन है यही अल्टीमेट एंड है इस लेसन का, जिसमें कि आप थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज को कैसे निकाल सकते हैं स्टैटिस्टिकल क्वांटिटीज। ठीक है, आवाज आ रही है ना? ठीक है, तो मैं आज की क्लास यहीं तक। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है? नहीं नो सर। नहीं दिख रहा सर। हाँ, स्क्रीन हैंग हुआ है। ठीक है, तो खैर आज की क्लास यहीं तक रहने दो, और बाद में फिर सर क्लास लेंगे। ओके सर ये इसका क्लास का पीडीएफ को सेंड कर दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, कर देंगे, कर देंगे। तुम्ही को कर भेज, तुम अपना मेल आईडी डाल दो, नहीं तो सर टेलीग्राम में वाले सर ग्रुप में सबके लिए डाल दीजिए ना। है। अच्छा ठीक है, वो देख लेते हैं, डाल देंगे। ओके ठीक। थैंक यू सर। हाँ, तो तुम लोग को कुछ चीजें मैंने बोला है उसको पढ़ लेना। थर्मोडायनेमिक्स के जो रिलेशंस हैं इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। जी सर। जो खासकर आखिरी में जो मैं बता रहा था, और आप थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर को कैसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, टेम्परेचर को कैसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, और केमिकल पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। ठीक, चलो ठीक, ओके, एंड करें। थैंक यू। यस। चलो।
अरुण रिकॉर्डिंग ऑन